जी, तो नेक्स्ट है 4.6। इसमें वो कह रहा है 100 क्यूबिक मीटर। ये देखें यूनिट क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक मीटर, और मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। इसका मतलब है ये उसने पानी के वॉल्यूम की वैल्यू बताई है। 100 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वॉयर इनटू अ टैंक। एक टैंक के अंदर पानी को भरा जा रहा है 10 मीटर हायर देन द रिजर्वॉयर इन 20 मिनट्स। रिजर्वायर से उस लेवल की हाइट जहाँ तक पानी को हमने पहुँचाना है वो है 10 मीटर, और टाइम उसने बताया 20 मिनट्स। फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। एक तो हमने पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे पानी को ऊपर हाइट तक पहुंचाएंगे वो फाइंड करनी है, और साथ ही हमने पावर डिलीवर्ड बाय द पंप ये हमने फाइंड करना है। आपके पास डेटा में क्या कुछ आएगा, डेटा में वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम के बाद हाइट आ गई, टाइम आ गया। टाइम को आप गौर करें, मिनट्स में गिवन है 20 मिनट्स, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। फाइंड क्या कुछ करना है, पोटेंशियल एनर्जी और पावर। अब देखिए क्या डेंसिटी आती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां से मैस किसके इक्वल आएगा, मैस इक्वल आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन भी होगा और आपको ये जुबानी भी याद रखनी है, डेंसिटी की वैल्यू होती है पानी के लिए 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम की वैल्यू उसने खुद ही बता दी है 100। तो इस तरह से आपके पास मैस की वैल्यू आ गई 10 रेज टू पावर 5 kg। ये तो मैस गिवन है, ठीक है। अब मैस की वैल्यू आ गई है। अब हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं जिसमें वो कह रहा था इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएं। हम जानते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाया जाए तो जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और उसका फॉर्मूला आता है हमारे पास mgh। अब m कितना है, 10 रेज टू पावर 5, g की जगह 9.8, और जितना हाइट तक हमने पहुंचाया है वो हाइट यहाँ पे गिवन है 10 मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6, और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल्स। तो इस तरह से आपके पास पार्ट ए का जो आंसर है वो आपके सामने इस वक्त हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आ रहा है। 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। इसी तरह पार्ट बी में उसने पूछा था कि हमने क्या फाइंड करना है, पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। अब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसी पावर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्योंकि जो वर्क हुआ है इस केस में वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप लिखेंगे mgh डिवाइडेड बाय टाइम, और mgh की वैल्यू तो अभी ऊपर हमने कैलकुलेट की है, उसकी जगह आप लिखेंगे 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6, और टाइम की जगह आप पुट कर देंगे 1200 या 20 मल्टीप्लाइड बाय 60। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पावर का आंसर आएगा 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3 वॉट, और इसको आप 8.2 किलो वॉट भी कह सकते हैं। तो ये था आपका 6 न्यूमेरिकल का आंसर नंबर 2, यानी पार्ट बी का आंसर। पार्ट बी में हमने पावर निकालनी थी और पार्ट ए में हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, ठीक है। तो अब जी हम मूव करने लगे अपने 7th न्यूमेरिकल की तरफ। जी 7th न्यूमेरिकल में वो कह रहा है अ फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। यानी गाड़ी चल रही है और गाड़ी को चलाने के लिए इंजन को ऑन द एज अ होल कितनी फोर्स लगानी पड़ी है गाड़ी को चलाने के लिए, 400 न्यूटन इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। ये उसने वेलोसिटी की वैल्यू बताई है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करके। वगैरह व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट इंजन डेवलप। इंजन कितनी पावर यूज कर रहा है, लेकिन उसका आंसर हमने किलोवाट में बताना है। डेटा में आपके पास फोर्स रिक्वायर्ड आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल आ गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे
मीटर पर सेकंड में 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करके 22.2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाता है। फाइंड क्या करना है, पावर, और ये हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें आप गौर करें जी, इसमें हम एंगल की जगह पुट करेंगे 0, फोर्स की जगह पुट करेंगे 400, वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे 22.2 और एंगल की जगह हम 0 पुट करेंगे। कॉज 0 क्या होता है, 1। एंगल की जगह 0 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगती है, गाड़ी की मोशन भी उसी डायरेक्शन में होती है, यानी v और f के दरमियान एंगल यहाँ पर 0 है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वॉट, और इसको भी आप किलो की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 10⁻³ को अगर मैं ना लिखूं तो ये बन जाएगा किलोवाट, 8.9 किलोवाट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने फाइंड क्या किया था, पावर फाइंड की थी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट यानी 8 न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें वो हमसे ये कह रहा है दैट हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब यहां भी उसने फोर्स की वैल्यू पूछी है टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, हालांकि ये जुबानी भी आप याद करिएगा। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम 0 पुट करेंगे, टू अ स्पीड ऑफ 2 × 10⁻⁷, ये उसने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बताई है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस की वैल्यू बता दी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बता दी, और हमसे वो कह रहा है कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए भी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। वो किस तरह, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाटा लिख ले। डाटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 आ गया, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस में यहाँ देखिए सेंटी की जगह उसने 10⁻² कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटी एक प्रीफिक्स है जो 10⁻² के इक्वल है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फोर्स रिक्वायर्ड। इसके लिए भी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, जो आपको इस वक्त सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें जरा गौर से देखिएगा, इसमें क्योंकि रेस्ट से हमने इसको एक्सेलरेट करवाया, इसका मतलब है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 आएगा, और आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो एफ डी ही एज इट इज, और राइट हैंड साइड पे हाफ mvf का स्क्वायर। अब d जो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसे राइट हैंड साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास f का फॉर्मूला बनेगा 1/2d इंटू mvf का स्क्वायर। अब d की वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। इसी तरह ऊपर मास की जगह 9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। इस सारे का स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 3.6 × 10⁻⁻15, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है हम जानते हैं, न्यूटन। तो ये थी रिक्वायर्ड फोर्स इलेक्ट्रॉन को इतना एक्सेलरेट करवाने के लिए, जो उसने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कह रहा है जी, ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। इसमें वो क्या कह रहा है, अ डाइवर वेइंग 750 न्यूटन, ये उसका वेट है, यानी mg की वैल्यू है, एक डाइवर जो पानी में डाइव करने ही वाला है, drops from a boat 10 meter above the surface of pool of water. Use the conservation of mechanical energy to find his speed at the point 5 meter above the water surface, neglecting air friction. सबसे पहली बात तो ये कि ये फ्री फॉल वाला केस है, और यहाँ पे हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। एक छोटी सी डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको आसानी लगे इसको समझने में। फर्ज कर लें ये डाइविंग बोर्ड है, और ये पानी का लेवल है जहां डाइव करना है उसने, और ये इनिशियल पॉइंट है पॉइंट 1, और इस पॉइंट की पानी के लेवल से जो हाइट है वो है h1,
और जब डाइवर डाइव करता है तो डाइव करते करते फर्ज कर लें वो एक फाइनल पॉइंट से गुजरता है, पॉइंट 2 से। अब पॉइंट 2 की पानी के लेवल से जो हाइट है उसे आप H2 कह दें। उसने H1 की वैल्यू 10 मीटर बताई है और H2 की वैल्यू उसने 5 मीटर बताई है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट दिस पॉइंट। अगर यहाँ पे उसकी स्पीड को आप V2 से जाहिर करें तो आपने असल में V2 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे चूंकि उसने रेस्ट से फॉल करना शुरू किया तो इसका मतलब है यहाँ पे V1 यानी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आप क्या लेंगे? 0। इसको अब मैं स्टेप वाइज करता हूँ। पहले आप डेटा लिख लें। डेटा में आपके पास क्या कुछ आ जाएगा? वेट ऑफ डाइवर 750 न्यूटन, हाइट ऑफ बोर्ड H1 इनिशियल हाइट, ये फाइनल हाइट है। उसके बाद फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ डाइवर। स्पीड ऑफ डाइवर को यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने जाहिर किया हुआ है V2 से। किस जगह पे? एट पॉइंट 2। डाइवर की स्पीड पॉइंट 2 पे क्या होगी हमने ये बताना है। ओके, तो कैलकुलेशन में ये बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो फ्री फॉल करने के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है और पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। एक बात याद रखें, गेन या लॉस निकालना हो तो हमेशा बड़ी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं। अब यहां भी आप गौर करें, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉइंट 2 पे मैक्सिमम होगी और पॉइंट 1 पे मिनिमम। इसका मतलब है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m V2 पॉइंट 2 की पहले आएगी और पॉइंट 1 की बाद में आएगी। इसी तरह लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी बड़ी पोटेंशियल एनर्जी पहले आएगी और छोटी बाद में आएगी। अब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी? पॉइंट 1 पे, और छोटी कहाँ पे होगी? पॉइंट 2 पे, क्योंकि जहां हाइट ज्यादा है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे mgh1 मैं पहले लिखूंगा और mgh2 मैं बाद में लिखूंगा। अब यहाँ पे चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ m V2 का स्क्वायर रह गया और राइट हैंड साइड पे mg को कॉमन कर ले, ब्रैकेट के अंदर h1 माइनस h2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ से m से कैंसिल हो रहा है, ये वाला m इस m से कैंसिल हो गया और 2 राइट हैंड साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो इस तरह से V2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2g और ब्रैकेट के अंदर h1 माइनस h2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास V2 का ये फाइनल फॉर्मूला बन गया 2g मल्टीप्लाइड बाई h1 माइनस h2। g की जगह 9.8 पुट करें, h1 की जगह 10, h2 की जगह 5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 9.9 मीटर पर सेकेंड V2 की वैल्यू, यानी स्पीड ऑफ डाइवर एट सेकेंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 4.10 की तरफ। जी, तो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 4.10। इसमें कह रहा है अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर। व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस। पहले ये पार्ट कर लेते हैं, ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। इसकी एक बड़ी आसान सी हम डायग्राम बना सकते हैं। फर्ज कर लें ये वो स्लाइड है जिसकी बात हो रही है और स्लाइड की जो हाइट है वो ये गिवन है 4 मीटर और यहाँ से वो बच्चा जो है वो स्लाइड करके नीचे आता है यहाँ पे और बॉटम पे आके यहाँ उसकी जो भी स्पीड है वो हमने बतानी है। लेकिन साथ ही साथ पार्ट ए में वो कह रहा है कि ये स्लाइड फ्रिक्शनलेस है। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो बॉटम पे आके हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में तो कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी बॉटम पे आके काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। यही बेसिक रूल है जो हमने यहाँ पे यूज करना है।
अब मैं थोड़ा सा डेटा लिख लेता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ स्लाइड आ गया, डिटरमिन स्पीड ऑफ चाइल्ड एट द बॉटम। और पार्ट बी में उसने जो भी पूछा है फिलहाल उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा, वो आगे चल के आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए के सॉल्यूशन के लिए हम ये वही बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी नीचे फ्री फॉल कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ भी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। अब पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप क्या थी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम हाफ mv²। अब यहाँ पे प्लस करके वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी आता अगर ये स्लाइड फ्रिक्शनल स्लाइड होती, यानी इसमें फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है पार्ट ए के लिए। फिलहाल हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे दोनों तरफ मैस से कैंसिल कर दे, ये मैस इस मैस से कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और v² का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल, तो v का फॉर्मूला बन जाएगा 2gh का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे g की जगह 9.8 पुट करेंगे और h की जगह 4 पुट करेंगे। इस सारे का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास पार्ट ए के लिए स्पीड ऑफ चाइल्ड एट ऑन रीचिंग द बॉटम, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी में कह रहा है इफ ही रीचेस द बॉटम, ये देखिएगा पार्ट बी के लिए, इफ ही रीचेस द बॉटम विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अभी पार्ट ए में हमने क्या बोला कि वो 8.8 से आ रहा है, लेकिन ये तब था जब स्लाइड फ्रिक्शनलेस थी, लेकिन अब स्लाइड फ्रिक्शनल है। वो कैसे, देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट टॉप ऑफ स्लाइड इज लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब है पार्ट बी में हमने कंसीडर किया है कि स्लाइड फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्सर्ट कर रही है, और इन फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वो जो चाइल्ड है वो बॉटम पे आके 8.8 मीटर पर सेकंड की बजाय 6 मीटर पर सेकंड, यानी थोड़ी वेलोसिटी से नीचे पहुंचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन लग रही है और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एनर्जी के लॉसेस आ रहे हैं, और वही एनर्जी के लॉसेस हमने यहां पर फाइंड करने हैं। तो पार्ट बी को अब मैं करने लगा हूं। यहां पे सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। अब ये सिर्फ पार्ट बी के लिए, और पार्ट बी की यहां मैं हेडिंग लिख लेता हूं, when friction is present। और पार्ट ए के लिए हम यहां लिख लेते हैं नो फ्रिक्शन, ताकि आपको याद रहे कि पार्ट ए फ्रिक्शन के बगैर वाला केस है और पार्ट बी फ्रिक्शन के साथ वाला केस है। पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप किसके इक्वल आ जाएगी, ये हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है mgh। अब मैस गिवन नहीं है तो आप मैस को एज इट इज रहने दें, मैस गिवन नहीं था। g की जगह 9.8 ले लें और हाइट की जगह 4, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 39.2, और मैस एज इट इज साथ लिख दें और यूनिट जूल्स भी लिख सकते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब जारी बात है बॉटम पे आके अब जो वेलोसिटी है वो पहली वेलोसिटी के मुकाबले में कम है। ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इससे मैं v प्राइम का नाम दे रहा हूं। यहां पे मैं येलो कलर में लिख देता हूं
पार्ट बी के लिए जो वेलोसिटी है, पार्ट बी के लिए v प्राइम की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी को मैं v प्राइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फाइनल, ये पार्ट बी के लिए वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के मुताबिक जो भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास इस वक्त मौजूद है, यानी काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला के मुताबिक आप कैलकुलेट कर ले, हाफ एम वी प्राइम का स्क्वायर। वी प्राइम कौन से वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट बॉटम फॉर पार्ट बी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले, हाफ एम एज इट इज आ गया, वी प्राइम की जगह 6 आ गया, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 का हाफ होता है 18, तो ये आपके पास 18 एम आ जाएगा। यूनिट इसका भी जूल है क्योंकि ये भी एनर्जी की बात हो रही है। हमने पार्ट बी के लिए निकालना है परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी एट टॉप। अब लॉस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो मैं ये लिख दूं कि लॉस कैसे निकालते हैं। देखिए, लॉस निकालने का तरीका होगा पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, जो भी फर्क होगा उसे लॉस बोलेंगे। लेकिन परसेंटेज लॉस अगर आपने निकालना है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा टोटल एनर्जी एट टॉप, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी ही थी, और इस सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और साथ परसेंटेज का साइन हम लगा सकते हैं। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप की जगह आ जाएगा 39.2 m, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम की जगह 18 m, और नीचे भी 39.2 m, और इस सारे को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास सॉल्व करके ऊपर बनेगा जो भी ऊपर 39.2 m में से 18 m माइनस करें तो कुछ m आंसर ऊपर आएगा, उसको 39.2 m से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 54% आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। एंड दिस इज परसेंटेज लॉस जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। ये था आपका फाइनल आंसर, आखिरी न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई है। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।